तो बच्चों ये क्वेश्चन है पोटेंशियल से रिलेटेड, हम क्वेश्चंस करेंगे अब। तो क्या कहा गया है कि आपके पास दो चार्ज हैं Q और Q, दोनों के बीच की दूरी 2a थी। तो मिड पॉइंट जो है इसको, इन दोनों के बीच का जो मिड पॉइंट है उसको हमने कैपिटल A नाम दिया हुआ है। तो इस Q से इस मिड पॉइंट की दूरी a हो गई और मिड पॉइंट से इस Q की दूरी भी a हो गई। और फिर ये कहा गया कि हमने इसको परपेंडिकुलरली ऊपर ले गए हैं, एक तीसरे चार्ज Q को A से B तक ले जाया गया है। कितनी दूरी तक? a दूरी तक। a से b के बीच की दूरी भी a है। तो आपसे ये बोला गया है कि फाइंड वर्क डन इन मूविंग q चार्ज फ्रॉम a टू b। तो q चार्ज कंजर्वेटिव फोर्स के कारण है ना, फाइंड वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, ये c का मतलब कंजर्वेटिव फोर्स है। तो फाइंड वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन मूविंग a टू b। जब q चार्ज को आप a टू b मूव करते हो तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो जल्दी से देखिए इसका सॉल्यूशन। तो याद है हमने डेफिनेशन ही पढ़ी थी कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का, अगर आपको याद हो तो हमने वहां पे क्या पढ़ा था बच्चों, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू आपका माइनस ऑफ डेल्टा यू, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बच्चों। अब यहाँ पर इनिशियल क्या है, इनिशियली कहाँ पे था, ए पर, तो हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। अब बच्चों क्योंकि हमें पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ पे नहीं निकाल पा रहे हैं हम अभी फिलहाल के लिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पोटेंशियल के फॉर्म में सोचो। देखो पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख सकते हो, मैंने आपको बताया था अगर Q चार्ज है और A पॉइंट का पोटेंशियल पता है तो हम उसको लिख सकते हैं Q इंटू पोटेंशियल ऑफ A माइनस, वैसे B पॉइंट का अगर पोटेंशियल पता है और Q चार्ज है तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी उस चार्ज की Q इंटू VB। तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स आ जाएगा। तो यहां से अगर हम Q निकाल लें बाहर तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, VA माइनस VB। अब बाकी के चार्ज के कारण पोटेंशियल देख लो A पर और B पर। तो देखो बच्चों A पर इन दो चार्ज की वजह से ये A पॉइंट इस चार्ज से कितनी दूरी पर, A दूरी पर, तो इस पॉइंट चार्ज के कारण A पर कितना पोटेंशियल होगा बच्चों, KQ बाई A। और इस चार्ज के कारण भी कितना होगा, KQ बाई A। तो दोनों के जो पोटेंशियल है वो जुड़ जाएंगे। तो A पर पोटेंशियल मिल गया आपको कितना, KQ बाई A। और क्योंकि दोनों चार्ज की वजह से तो 2 टाइम्स हो जाएगा। फिर माइनस बी पे पोटेंशियल, तो देखो बच्चों इस चार्ज से बी पॉइंट की दूरी कितनी है आप खुद सोचें। तो बी पॉइंट की दूरी होगी, ये ए है, ये परपेंडिकुलर है, ये ए है, तो ये √2a हो गई। वैसे इस वाले चार्ज से भी √2a ही दूरी होगी। तो बी पॉइंट से पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से जो आपका पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा KQ बाई √2a। इसके कारण भी KQ बाई √2a, तो 2 टाइम्स KQ बाई √2a। ये पोटेंशियल एट V हो गया, मतलब B हो गया पॉइंट। तो यहाँ से 2 और √2 कैंसल, तो √2 बचेगा। फिर आप KQ बाई A को बाहर ले लो तो ये हो जाएगा KQQ बाई A, बाहर आ गया बच्चों, और अंदर बचेगा कितना, 2 माइनस √2। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, है ना बच्चों। तो आई होप क्लियर होगा आप लोगों को। तो देखिए बच्चों यहाँ पर बेसिकली बात समझने वाली ये थी कि आपने ये फॉर्मूला यूज किया, तो यहाँ पे आप ऐसे नोट लिख सकते हो, नोट करके, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और ये काम आपको करना रहेगा कई जगहों पर, है ना, कई जगहों पर ऐसे ही आंसर आएगा। तो हम नोट क्या कर सकते हैं कि कभी भी आपको वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स पूछा जाए तो बच्चों आपको करना क्या चाहिए, माइनस डेल्टा यू है, तो अगर आप इसमें से Q को कॉमन ले लें, 4 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये डेल्टा V की जगह, डेल्टा U की जगह ये क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा V। देखो यही तो किया था आपने, यहाँ पे इसी डेल्टा U को आप क्या लिख रहे थे, Q मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस, A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V। और अगर आप इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये V फाइनल माइनस V इनिशियल होगा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, Q मल्टीप्लाइड बाई V इनिशियल माइनस V फाइनल। डेल्टा V क्या होता है, V फाइनल माइनस V इनिशियल, तो यहाँ पे माइनस साइन लगाना है, लेकिन माइनस को अंदर ले जाओगे तो V इनिशियल माइनस V फाइनल हो जाएगा। तो ये तरीका है बच्चों क्या निकालने का, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। अगर आपको पोटेंशियल्स पता है, मतलब पोटेंशियल्स पता कर लो, अब तो आप पोटेंशियल निकाल सकते हो किसी भी पॉइंट पर, और पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, मल्टीप्लाइड बाई जिस भी चार्ज को आप मूव कर रहे हो, चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव इन मूविंग दैट चार्ज।
अब यहाँ पे एक चीज और है बच्चों, यहाँ पे अगर मैं आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछता ना कि फाइंड वर्क डन इन मूविंग चार्ज, मैं कंजर्वेटिव बोलता ही नहीं, मैं बोलता वर्क डन इन मूविंग क्यू चार्ज फ्रॉम ए टू बी, तो फिर वो एक्सटर्नल की वजह से होता। कभी भी ब्रिंगिंग हो, मूविंग हो, ऐसे वर्ड्स आए तो आप समझ जाना, अगर कंजर्वेटिव नहीं लिखा है तो वो आपसे वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स पूछ रहा है। तो आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे मुझे वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स निकालना होता, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, तो माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव होता। क्योंकि आपको पता है एक्सटर्नल फोर्स आप कैसे लगाते हो, अपोजिट टू कंजर्वेटिव फोर्स, ताकि उसको धीरे 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 ले जाओ। इसलिए वो हमेशा वर्क डन जो एक्सटर्नल फोर्स का होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स के नेगेटिव होता है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो यहाँ पे उसका आंसर क्या हो जाता बच्चों, यहाँ पे माइनस साइन और मल्टीप्लाई हो जाता। तो ये जहाँ पे 2 माइनस रूट टू है तो फिर इसको रूट टू माइनस टू करते, तो ये आंसर ऐसा हो जाता के क्यू क्यू बाई ए रूट टू माइनस टू, है ना। तो ये ध्यान देना है आपको, क्योंकि आप आंसर तो निकालोगे और ये दोनों ऑप्शन मिलते हैं, तो उस समय सिर्फ साइन की गलती होती है। आपका ऑप्शन अगर गलत होगा पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के सवालों में, तो सिर्फ साइन को लेके गलती होगी। तो साइन के बारे में बिल्कुल सतर्क रहे, बहुत ज्यादा साइन की गड़बड़ ना करें। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव पूछा है तो ऐसे करें, और अगर इसी में आपको वर्क डन बाई एक्सटर्नल पूछा जाए, मूविंग बोला जाए, ब्रिंगिंग बोला जाए, कंजर्वेटिव फोर्स यूज ना किया जाए, तो वो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स निकालना होता है। तो विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, विच कैन बी रिटन एज, माइनस हट जाएगा अब तो ये क्यू डेल्टा वी हो जाएगा बच्चों, या फिर हम इसी को लिख सकते हैं क्यू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि मैंने बहुत बार ये महसूस किया है कि बच्चे आंसर सही निकालते हैं बट सिर्फ साइन की गलती हो जाती है, जिसके कारण पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर समझने की कोशिश करें कि पूछा क्या गया है ना बच्चों। तो इस बात को अच्छे से नोट कर लो। तो बच्चों यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, जब मैंने पोटेंशियल लिखा है तो यहाँ पे सब जगह पे स्मॉल क्यू थे, है ना, तो ये 2k हो जाएगा, स्मॉल क्यू है ये, कैपिटल क्यू नहीं है, तो वो गलती से मैंने लिख दिया है। स्मॉल क्यू की वजह से पोटेंशियल था, है ना, तो यहाँ पे भी स्मॉल क्यू आ जाएगा। तो ये क्यू इंटू क्यू, स्मॉल क्यू इंटू क्यू, तो ये के क्यू स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे मैंने कैपिटल क्यू समझ लिया था, स्मॉल क्यू दिया है आपको, है ना, तो यहाँ पे भी स्मॉल क्यू आएगा। फॉर्मूला वही है, कंसेप्ट तो आप समझ गए ना, थोड़ा सा बस मैंने स्मॉल क्यू को कैपिटल क्यू लिख दिया था, जो कि आप सुधार लेना, है ना। तो एक्चुअली में यहाँ पे जब आप लिखोगे तो ये आंसर है के क्यू स्क्वायर बाई ए, 2 माइनस रूट टू, और नीचे भी के क्यू स्क्वायर बाई ए रूट टू माइनस टू। ठीक है, तो आई होप अब आपको क्लियर होगा। तो देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है क्या बोला जा रहा है कि ए से बी आप 5 कूलम चार्ज को मूव करा रहे हो, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स 100 जूल दिया है, ए का पोटेंशियल 20 वोल्ट है, आपसे बोला गया कि वी का पोटेंशियल क्या हुआ, है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने अभी आपको बता दिया है सॉल्व करने का तरीका, कि 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ तो आप वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इजीली निकाल सकते हो। तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स क्या लिखेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे हम, क्यू इंटू वी इनिशियल। इनिशियल कहाँ है बच्चों, आप ए से शुरू कर रहे हो और बी तक जा रहे हो, तो इनिशियल माइनस फाइनल, तो वी ए माइनस वी वी। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स 100 जूल दिया है, क्यू आपको कितना दिया है बच्चों, 5 कूलम, और वी ए जो है वो 20 वोल्ट है, माइनस जो आपका वी बी है वो कितना हो गया, वी बी तो निकालना है, तो यहाँ से ये 5 कैंसल, ये कैंसल, तो ये हो जाएगा 20। ठीक बच्चों, तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, दिस इज इक्वल्स टू 20 इक्वल्स टू 20 माइनस वी बी। तो वी बी 0 आ रहा है क्या। देखिए बच्चों, अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इसमें क्या बोला गया है कि वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 4,0 है, वहां पे माइनस क्यू कॉमा उसका मास m आपको दिया गया है, या वहां पे प्लेस किया गया था, उसको रिलीज कर रहे हैं जब यहाँ पे दो चार्जेस ऑलरेडी प्रेजेंट है क्यू क्यू। तो ये वाला जो चार्ज है क्यू, ये वाई एक्सिस में 0,3 पर प्लेस्ड है, और ये जो चार्ज है प्लस क्यू, ये 0,-3 पे प्लेस्ड है। तो जब आपने इसको रिलीज किया, ये दोनों चार्ज, बाकी के चार्जेस फिक्स हैं, आपने जब इस चार्ज को माइनस क्यू को रिलीज किया तो ये बच्चों भागेगा, क्योंकि इससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। इस लाइन पे ये फोर्स लगाएगा और इस लाइन पे ये फोर्स लगाएगा, तो क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं तो नेट जो फोर्स है वो अलोंग एक्स एक्सिस आएगा, तो ये ऐसे भागेगा अलोंग एक्सिस।
तो कभी ना कभी कहाँ पहुंचेगा बच्चों, ओरिजिन पर। तो ओरिजिन पे जब पहुंचेगा तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो आपसे यही पूछा गया, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ माइनस क्यू चार्ज एट ओ। ओरिजिन पर आपको माइनस क्यू चार्ज की वेलोसिटी बताना है ना बच्चों। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जल्दी से सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग। तो आप याद करो, अब ऐसे निकालने जाओगे फोर्स से तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि इंटीग्रेशन से बचाने के लिए हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी को अप्लाई करने के लिए क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन। इस वाले चार्ज पे सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इन चार्ज की वजह से, कोई दूसरा फोर्स लग ही नहीं रहा है। तो जब सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लगते हैं तो आप एनर्जी कंजर्व कर सकते हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम अप्लाई कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो माइनस क्यू चार्ज की एनर्जी उसका कंजर्वेशन कर लेते हैं। तो देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब ए पर, प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी डेट इज ओ प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी डेट इज ओ। अब देखो बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए आपको ये डिस्टेंस चाहिए होगी। तो आप खुद सोचो, ये जो x वाली दूरी है ये तो 4 है, 4,0 है ना, तो x की डिस्टेंस 4 हुई। और ये नीचे भी 3 है और ये ऊपर भी 3 है, y में 3 3। तो आपको पता है इस Q से इस पॉइंट की दूरी हो गई ये 4 ये 3, तो ये हाइपोटेनिस ये कितना हो गया बच्चों 5, और ये भी कितना हो गया 5। तो 5 मीटर्स की दूरी पर है। तो क्योंकि इसको रिलीज करा गया तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 होगा, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और इन दोनों चार्ज के कारण जो यहाँ पे पोटेंशियल होगा बच्चों, पोटेंशियल वो कितना होगा, पोटेंशियल आप खुद सोचो। इस क्यू के कारण कितना पोटेंशियल होगा ए पॉइंट पर, तो ये होगा के क्यू बाई 5, और इस क्यू के कारण भी के क्यू बाई 5, तो ये हो जाएगा 2 k क्यू बाई 5। बट मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल एनर्जी चाहिए ना, तो ये तो हमें पोटेंशियल पता चला। अब हमें पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो चार्ज दिया है उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी मिलेगी ना। तो माइनस क्यू चार्ज, देखना बच्चों आपको साइन के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव होगी और पॉजिटिव चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे जब आप क्यू से मल्टीप्लाई करते हो v इंटू क्यू, तो आपको क्यू जो है वो साइन के साथ लेना पड़ता है। फिर काइनेटिक एनर्जी एटो, तो इसका मास क्या है बच्चों m, और मान लीजिए वेलोसिटी v है तो हाफ mv², फिर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ओ। तो पोटेंशियल एनर्जी एट ओ को क्या लिख सकते हैं बच्चों, माइनस क्यू मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल एट ओ। पोटेंशियल एनर्जी एट ओ को लिखेंगे माइनस क्यू चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल एट ओ। पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये भी 3 दूरी पर ये भी 3 दूरी पर, तो 2k/3। एक चार्ज के कारण पोटेंशियल k/3 है, तो दो पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल 2k/3 है। अब यहाँ पे जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमें v निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे बच्चों, इसको एक काम करो, यहाँ से यहाँ पे ले आओ, तो ये जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम कितना बच्चों, -2k/2, q इंटू क्यू अपॉन 5। ये भी माइनस है लेकिन ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2k/k² है ना, k²/3। यहाँ पे माइनस आएगा तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा बच्चों हाफ mv²। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, तो देखिए इसका आप एलसीएम ले लो, मैं इसको आरएचएस में लिख देता हूँ है ना, ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसका एलसीएम ले लोगे तो ये 15 आ जाएगा, और 15 एलसीएम लेने के बाद आप देखोगे तो यहाँ पे 5 मतलब ये 2k² तो बाहर आ जाएगा, तो 2k² तो बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 5 और यहाँ पे बचेगा -3 है ना। एलसीएम वगैरह लेना जानते हो आप। और ये एलएचएस में लिख लेते हैं हाफ mv², तो ये हाफ mv²। तो बच्चों इसको फर्दर अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ये 2 आएगा 5 - 3, तो 2 इंटू 2 4k²/15। अब ये 2 मल्टीप्लाई कर दो तो ये 8 हो जाएगा, m को डिवाइड कर दो नीचे, तो जो आपकी फाइनल वेलोसिटी का रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई मतलब 8k²/15, और m डिवीजन में चले जाएगा, और v का स्क्वायर था तो उसका फिर आप रूट ले लो। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम, ये आपका आंसर है इस प्रॉब्लम का। तो आई होप समझ में आया होगा कि हमने कैसे निकाला है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको क्वेश्चन दिया है, बोला गया स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड √2a है ना, एक साइड √2a है, और आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड द पोटेंशियल क्या होगा ए पर, जो कि स्क्वायर आपका हॉरिजॉन्टली रखा है
और उससे वर्टिकल ए दूरी पर आपका पॉइंट ए है ऊपर की तरफ, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए पे पोटेंशियल क्या होगा इन बाकी चार्जेस की वजह से। तो पोटेंशियल तो ऐड ही होता है, स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन का तो कोई रोल है नहीं। तो आप ये देख लो कि इस क्यू से, इस क्यू से, इस क्यू से, इस क्यू से, चारों क्यू से ये दूरी कितनी है। अगर आप एक बार डिस्टेंस निकाल लोगे तो आप फिर पोटेंशियल ए भी बता दोगे। अब देखो स्क्वायर की साइड √2a है, तो ये भी √2a है, ये भी √2a, √2a है ना। तो इसकी डायगोनल कितनी हो जाएगी बच्चों, डायगोनल ये तो 90 डिग्री है, तो आप इसको निकाल सकते हो ये पाइथागोरस थ्योरम से। तो √2a का स्क्वायर 2a स्क्वायर, √2a का स्क्वायर 2a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, उसका भी रूट लोगे पाइथागोरस में, तो ये पूरी डायगोनल आ जाएगी कितनी बच्चों, 2a। आप सॉल्व करना तो 2a आ जाएगी। तो इसका मतलब ये डायगोनल का जो हाफ है ये a है, ये भी बच्चों a है, वैसे ये भी a है और ये भी a है, मतलब जो सेंटर से हर कॉर्नर की दूरी a है, और आपको a दूरी ऊपर चाहिए। तो देखो बच्चों ये a दूरी है और ये दूरी चाहिए अपन को, तो और ये वर्टिकल हाइट भी आपकी a है, तो ये फिर से यहाँ पे 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस लगाओगे तो ये √2a मिलेगा। वैसे हर कॉर्नर से a पॉइंट की दूरी √2a है, मतलब दूरी भी बराबर है। तो एक क्यू के कारण कितना पोटेंशियल होगा बच्चों ए पर, पोटेंशियल ए पर एक क्यू के कारण होगा के क्यू बाई दूरी जो है वो √2a है। लेकिन ऐसे कितने चार्जेस है बच्चों, सबसे दूरी √2a है, 4, 1 2 3 4 है ना, तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इसका आंसर आएगा 4kq बाई √2a। अब √2 से 2 इंटू 2 करके काट दो तो ये 2√2 बचेगा, तो 2√2kq बाई a। तो दिस इज द आंसर एट द पॉइंट, पोटेंशियल एट द पॉइंट ए, है ना बच्चों। तो ये आपका आंसर हो गया इस प्रॉब्लम का। तो आई होप क्लियर होगा, ऐसे सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स भी काफी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए बच्चों ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, एक बार रीड कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन ओ है, फिर ये बोला गया कि एक्स एक्सिस में 1 मीटर पे क्यू चार्ज रखा गया, 2 मीटर पे माइनस क्यू रखा गया, 3 मीटर पे क्यू रखा गया, 4 मीटर पे माइनस क्यू रखा है, 5 मीटर पे क्यू रखा गया होगा, 6 पे माइनस क्यू, ऐसे चलते चलते इन्फिनाइट चार्जेस रखे गए हैं एक्स एक्सिस पर। तो आपसे बोला गया है कि इन सभी चार्जेस की वजह से ओरिजिन पर पोटेंशियल बताइए कितना होगा, फाइंड द पोटेंशियल एट ओरिजिन ओ। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों जो पोटेंशियल एट ओ है उसको हम निकालेंगे कैसे। तो पहले इस क्यू के कारण इस पोटेंशियल ये 1 मीटर की दूरी पर, तो इस क्यू के कारण यहाँ पे ओ पे पोटेंशियल कितना होगा बच्चों, प्लस के कारण जो पोटेंशियल होता है वो पॉजिटिव होता है, तो हम लिख सकते हैं के क्यू बाई 1। फिर नेगेटिव चार्ज के कारण ओ पे पोटेंशियल नेगेटिव होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया पोटेंशियल के फॉर्मूले में क्यू को साइन के साथ रखा जाता है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के क्यू बाई 2। फिर 3 मीटर वाले चार्ज के कारण कितना हो जाएगा, प्लस के क्यू बाई 3। फिर 4 वाले के कारण कितना हो जाएगा, के क्यू बाई 4, और प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसे कितने टर्म्स आएंगे इनफिनाइट। फिर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो के क्यू को कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा 1/1, दैट इज 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस डॉट 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 इनफिनाइट टर्म्स। अगर बच्चों आपने यहां तक भी सॉल्व कर लिया है तो बहुत बढ़िया, मतलब ये इस इक्वेशन तक आप पहुंच गए हो तो भी अच्छा है। इस इक्वेशन के बाद आप फाइनल आंसर पे इसलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि आपको मैथ्स नहीं आती। यहाँ पे एक मैथ्स का वो लगता है छोटा सा लॉजिक जो मैथ्स में सिखाया जाता है। तो यहाँ पर अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, एक लॉगरिथमिक सीरीज होती है, लॉगरिथमिक सीरीज जो इस तरीके की होती है, मतलब यहाँ पे अगर आप ऐसा करोगे नेचुरल लॉग वाला है ना, ln अगर आप देखो ln 1 प्लस एक्स को जब एक्सपांड किया जाता है, ln 1 प्लस एक्स, ये बहुत फेमस सीरीज है, बहुत ज्यादा यूज होती है, शायद मैथ्स वाले बच्चों को पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता ही रहा हूँ। तो उसका जो वो होता है बच्चों एक्सपांशन, इसका log 1 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का वो होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4/4 और प्लस प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसे इन्फिनाइट तक जाती है सीरीज। अब आप सोचो कि इसमें अगर x की वैल्यू 1 हो जाए, इफ x इज इक्वल्स टू 1, तो यही ln 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 2।
x की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 1 पुट करो, तो ये 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1 का क्यूब 1/3 प्लस माइनस 1 की पावर 4 1/4 और प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट। अब आप ध्यान से देखो तो ये जो इन्फिनाइट सीरीज का सम है इन नंबर्स का, ये ln2 के बराबर है। तो देखो यही तो आ रहा है इस ब्रैकेट में, इस पूरे ब्रैकेट में यही है 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 अप टू इन्फिनिटी। तो पोटेंशियल इस पूरी चीज को, इस पूरी सीरीज के सम को क्या लिख सकते हैं हम, ln2। तो ये हो जाएगा KQ ln2। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। अब आपको यहां तक तो बन गया होगा आंसर, लेकिन ऑप्शन में ये दिया रहता है, तो आपको बस सिर्फ ये नहीं पता था कि मैथ्स में इस टाइप की सीरीज होती है और उसको ऐसे लिखा जाता है। तो अगर ये आपको पता होता तो आप सॉल्व कर लेते, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, है ना। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो कई बार ऐसे मैथमेटिक्स को यूज करके भी क्वेश्चंस कर लेते हैं, बना देते हैं वो, ताकि आपको सीरीज अप्लाई करनी पड़े। तो चलिए अब आपको पता रहेगा, तो आप इसको भूलिएगा नहीं, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, कई बार ये सीरीज क्वेश्चंस में उपयोग की जाती है। ये स्टूडेंट इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिया गया है ना, तो बोला गया स्क्वायर है, स्क्वायर के हर कॉर्नर पे चार्ज है, ऊपर का जो दो कॉर्नर्स हैं वहां पे माइनस माइनस क्यू चार्ज है, नीचे के दो कॉर्नर्स हैं उसमें प्लस क्यू चार्ज है। स्क्वायर है और स्क्वायर की एक साइड 2a है, फिर एक ए पॉइंट है इस साइड पर जो मिड पॉइंट है, इस साइड का मिड पॉइंट है, तो ये आपका ए हो गया, मतलब ये दूरी भी आपकी ए हो गई क्योंकि साइड तो 2a है, तो मिड पॉइंट है तो ये भी ए है, ये भी ए है। वैसे ही बी जो है वो ऊपर वाली साइड का मिड पॉइंट है, तो ये दूरी भी ए है, और बच्चों ये दूरी भी ए है ना, क्योंकि 2a है, मिड पॉइंट है तो ए डिवाइड हो जाएगा। अब आप क्यू चार्ज ए से बी ले गए, तो आपसे पूछा गया फाइंड द वर्क डन इन मूविंग क्यू चार्ज फ्रॉम ए टू बी। तो अब हमें इसका सॉल्यूशन करना है भाई, कितना वर्क डन, तो जो हम मूव करके ले जा रहे हैं, मतलब वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, है ना, एक्सटर्नल एजेंट उसको मूव कराएगा। और आपको पता है वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स जो होता है वो कितना होता है बच्चों, Q इंटू डेल्टा वी, है ना, माइनस साइन नहीं आता यहाँ पे। अगर कंजर्वेटिव फोर्स का पूछा होता तो बीच में माइनस साइन आता, एक्सटर्नल का पूछा है इसलिए माइनस साइन नहीं आएगा, तो आप डेल्टा वी लगा सकते हो। यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हो Q मल्टीप्लाइड बाई फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। लेकिन फाइनल कहाँ पहुंच गए आप, बी पर, इनिशियली कहाँ से चले, ए पर। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल क्या हो जाएगा बच्चों, जो हमें निकालना है, Q इंटू वी बी माइनस वी ए। अब आप VA और VB निकाल लो, वो तो निकाल ही सकते हैं। तो A पर देखो ये वाली चार्ज से दूरी कितनी है बच्चों, A Q से, तो यहाँ पे Q के कारण जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा आपका KQ बाई A, और माइनस Q के कारण कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस KQ बाई A। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों की वजह से पोटेंशियल 0 हो गया। फिर आप इस चार्ज से दूरी देखो, देखो ये दूरी आपको निकालनी पड़ेगी यहाँ से, तब पोटेंशियल लिख पाओगे। वैसे इस पॉइंट पे इस चार्ज से आप दूरी निकालना चाहोगे, तो देखो ये 2a है, ये a है, ये a है, ये 2a है, तो ये दूरी भी बराबर है, तो इसके कारण KQ बाई A होगा, इसके कारण KQ बाई जो भी डिस्टेंस होगी R होगी माइनस के साथ, तो ये दोनों का पोटेंशियल भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कुल मिला के A पे चारों चार्जेस की वजह से पोटेंशियल जब ऐड करोगे तो दो नेगेटिव चार्जेस की वजह से और दो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इनका पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड सेम है, नेगेटिव साइन अपोजिट है, इन दोनों के कारण भी पोटेंशियल सेम है बट साइन अपोजिट है। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, जब आप ए पे पोटेंशियल लिखेंगे तो ए पे पोटेंशियल कितना होगा बच्चों, 0। फिर आप वी बी निकाल सकते हो, तो वी बी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इस चार्ज से ये वाली डिस्टेंस और इस चार्ज से ये वाली डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ये जो रेड कलर से मैंने डिस्टेंस मार्क की आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, ये ए है, ये 90 डिग्री है, ये 2a है, तो ये रूट ओवर 2a का स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर, और यहाँ पे बच्चों कितना हो जाएगा प्लस ये दूरी a है, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, तो ये a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5a स्क्वायर, जिसको अपन रूट 5a लिख सकते हैं। तो ये दूरी भी रूट 5a है, ये दूरी भी रूट 5a है, तो ये आप डिस्टेंस निकल आया। और इन दो नेगेटिव चार्ज से यहाँ पे कितना दूरी है बच्चों, a और a, है ना। तो यहाँ पे इन दो नेगेटिव चार्जेस की वजह से जो आपका पोटेंशियल होगा वो KQ बाई A माइनस 2 है ना, नेगेटिव चार्ज की वजह से इससे तो 2 टाइम्स करना पड़ेगा, और प्लस प्लस चार्ज की वजह से यहाँ पे प्लस लिखेंगे, और यहाँ से इसके लिए हो जाएगा KQ बाई रूट 5a, और इससे भी KQ बाई रूट 5a, तो ये हो जाएगा 2KQ बाई रूट 5a।
तो बच्चों आप यहाँ पे अप्लाई करो तो आपको वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स मिल जाएगा मूविंग द चार्ज। तो वो कितना हो जाएगा, क्यू वी वी आएगा, वी ए तो गया, वी ए तो जीरो हो गया, तो पहले प्लस वाला लिख लेते हैं अपन। तो 2 k/√5a। फिर बच्चों माइनस वाला लिख लेते हैं, वी वी लिख रहा है, तो ये 2 k/Q/a। तो यहाँ से देखो आप कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ से 2 k/Q कॉमन और Q से मल्टीप्लाई होगा तो Q² अपॉन ए भी बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 1/√5 -1। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो देखो सिंपल तरीके से आ गया है ना। तो आप बेसिकली सही से फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे तो आंसर सही आएगा और नेगेटिव और पॉजिटिव साइन की दिक्कत भी नहीं होगी, है ना। तो बच्चों नोट कर लो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसमें क्या है कि इस तरीके से दो रिंग रखी गई हैं, दोनों सेम एक्सिस पे हैं, तो दोनों के बीच के सेंटर के बीच की दूरी x है, दोनों रिंग को चार्ज किया गया है q से, रेडियस अलग है, लेकिन इस रिंग की रेडियस r1 है, इस रिंग की रेडियस r2 है। तो इस वाले रिंग का सेंटर c1 है, इस वाली रिंग का सेंटर c2 है। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए कि दोनों के सेंटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, Vc1 माइनस Vc2। तो सबसे पहले दोनों के सेंटर पे पोटेंशियल लिखो, फिर डिफरेंस निकाल लेंगे। तो Vc1 क्या लिखेंगे बच्चों, तो Vc1 इज इक्वल्स टू, आपका देखो यहाँ पे जो C1 पे पोटेंशियल होगा वो इस रिंग के कारण भी होगा और इस रिंग के कारण भी होगा। तो पहले इस रिंग के कारण देखें, तो ये जो फर्स्ट रिंग है इसके कारण अगर आप देखो तो मैंने आपको बताया था रिंग पर जो सेंटर पे पोटेंशियल होता है रिंग के कारण वो KQ/R ही होता है ना सिंपली। तो हम यहाँ पे लिखेंगे KQ/R, लेकिन इसका रेडियस R कितना है बच्चों, R1, प्लस यहाँ पे पोटेंशियल ऐड होगा सेकंड रिंग के कारण। तो एक्सिस पे x दूरी पर रिंग का पोटेंशियल कितना होता है बच्चों, एक्सियल पॉइंट पर, इसका मैंने आपको फॉर्मूला डिराइव करवाया था। तो मेरे ख्याल से आपको याद होगा KQ/√R, रेडियस मतलब इसका रेडियस हो गया R2 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूला मैंने आपको एक्सिस पे लिखना सिखाया था, डिराइव ही करवाया था ना। फिर ये आपका कौन सा पोटेंशियल हो गया बच्चों, V1 का, Vc1 हो गया है ना। फिर Vc2 पे निकालो, तो Vc2 पे भी क्या होगा, दो रिंग के कारण पोटेंशियल। तो पहले तो आप सेकंड रिंग के कारण देख लो, क्योंकि उसका सेंटर है तो वहां पे तो KQ/R होगा, लेकिन यहाँ पे रेडियस अब R2 है, और प्लस पहली वाली रिंग के कारण C2 पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वो उसका एक्सियल पॉइंट है, तो KQ/√R1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो ये इसका पोटेंशियल हो गया, है ना। अब ये दोनों फॉर्मूले आ गए अपने पास, अब कोई दिक्कत है ही नहीं, Vc1 माइनस Vc2 ही तो करना है, तो कर दो। सब में से KQ कॉमन है तो KQ कॉमन ले लो और ब्रैकेट लगा लो, तो यहाँ पे बचेगा 1/R1 प्लस 1/√R2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, फिर बीच में माइनस साइन है तो ये दोनों टर्म्स माइनस हो जाएंगे, तो -1/R2 और -1/√R1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब ये फर्दर सिंप्लीफाई होंगे नहीं, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। और चाहो तो कभी कभी वो ऑप्शन में k को क्या लिखेगा, 1/4πε0, तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, Q/4πε0 ब्रैकेट में 1/R1 प्लस 1/√R2 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 1/R2 माइनस 1/√R1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो आई होप क्लियर है बच्चों कि कैसे सॉल्व करेंगे ना, सिंपल है, बस फॉर्मूले लगाने हैं जो आपने पहले फॉर्मूले सीखे हुए। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको एक और यूनिट मिलेगी। आपने एक यूनिट इसकी पढ़ी हुई है SI, न्यूटन पर कूलम, लेकिन वो ज्यादातर जगहों पे यूज नहीं होती है, ज्यादातर जगहों पे यूज होती है वोल्ट पर मीटर, और वो यहाँ से निकलेगी जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन पढ़ेंगे। अब आपको बेसिक रिलेशन से चलना है। तो याद है आपको जो बेसिक रिलेशन मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन की जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस और कंजर्वेटिव फोर्स, इन दोनों में एक रिलेशन बच्चों हमने पहली क्लास में रिवाइज किया था, है ना, वो यहाँ पे फिर से लिखते हैं। तो अगर आपको याद हो तो हमने किया था कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पॉइंट्स के बीच में, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस,
यहीं से पोटेंशियल पे आ जाएंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का रिलेशन होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, है ना, ये हमने सीखा हुआ था। फिर पोटेंशियल जो आपका ये है डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव को क्या लिख सकते हो बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्स वेक्टर डॉट dx, क्योंकि हर कंजर्वेटिव फोर्स कांस्टेंट नहीं होता है ना। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो कंजर्वेटिव फोर्स है, लेकिन वो वेरिएबल होता है, तो इसलिए मैंने इंटीग्रल का साइन लगा दिया है। जैसे mg था, वहां पे कांस्टेंट था, तो वहां पे हम इंटीग्रेशन नहीं करते थे, लेकिन क्योंकि वेरिएबल फोर्स है इसलिए मैंने इंटीग्रेशन में रिप्रेजेंट किया है। तो वर्क डन हमने इस तरीके से लिख लिया। अब बच्चों आप ये पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को ऐसे भी तो लिख सकते हो, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो हमने पढ़ा है भाई, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस एक्चुअली में है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस का मल्टीप्लाई अगर चार्ज से कर दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा, तो वो हमने कर दिया है। इक्वल्स टू ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कंजर्वेटिव, इसको क्या लिख सकते हो बच्चों, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो उस चार्ज पे जो फोर्स लग रहा होगा Q चार्ज पर, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस, जिसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे डेल्टा V में आप पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस निकाल रहे हो, तो इसको बच्चों क्या लिख पाएंगे हम, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इंटू dx वेक्टर। अच्छा, dx की जगह हमें यहाँ पे dr लिखना चाहिए, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल भी हो सकता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बच्चों 3 डायमेंशनल भी हो सकती है, इसलिए हम E डॉट डी आर लिख लेते हैं, और यहाँ पे भी E डॉट डी आर लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो चार्ज है ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो दिस इज Q डेल्टा V इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, Q बाहर आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो देखो Q और Q कैंसिल हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन देखें आप, तो इंटीग्रेशन नेगेटिव टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन E डॉट डी आर, या फिर E डी आर कॉस थीटा, जो आप बोलना चाहो, दोनों यूज कर सकते हो। तो बच्चों अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है और आपको अगर क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है और आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन E डॉट डी आर कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो भाई, पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखा जाएगा, V फाइनल माइनस V इनिशियल, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल मस्ट बी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर, है ना। तो आई होप दिस इज क्लियर। और अगर आप यहाँ पे माइनस साइन नहीं लिखना चाहते तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, माइनस को इधर लिया तो इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल इज इक्वल्स टू इंटीग्रल E डॉट डी आर, है ना, ऐसा लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से अगर आपको क्या पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और आपको पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच का निकालने को बोला जा रहा है, तो इस रिलेशन से निकाल लोगे। लेकिन कभी कभी आपको पोटेंशियल दिया जाएगा और आपको क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कैसे निकालेंगे। अच्छा, अभी ये जैसे 3 डायमेंशनल के लिए लिखा है, अगर मैं 1 डायमेंशन के लिए लिखूं तो क्या लिखूंगा, फॉर 1 डायमेंशनल फील्ड, है ना बच्चों, फॉर 1 डायमेंशनल फील्ड। तो मान लो जी एक्स एक्सिस पे फील्ड है, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं ना, डेल्टा V इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ E डॉट dx, है ना। फिर dr का कोई मतलब नहीं है, अपन dx आई कैप करेंगे, क्योंकि 1 डायमेंशनल है, एक्स एक्सिस में है, तो सिर्फ dx लिख देंगे यहाँ पर, ठीक। अब देखो बच्चों ये जो डेल्टा V है इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो आप, इंटीग्रल dV विच इज नेगेटिव टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dx, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है बच्चों, इंटीग्रल dV, क्योंकि देखो ये V इनिशियल टू V फाइनल है, तो dV का इंटीग्रेशन करोगे तो आप यहाँ पे पोटेंशियल V आ जाएगा, और लिमिट लगाओगे तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल आ जाएगा, तो ये डेल्टा V ही बन जाएगा। तो जो डेल्टा V लार्ज चेंज है उसको आप स्मॉल चेंज में इंटीग्रेशन में ऐसे लिख सकते हो। अब दोनों साइड से बच्चों अगर इंटीग्रेशन हट जाए तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी, तो यहाँ से देखो दोनों साइड से आप इंटीग्रेशन हटा दो, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों, E dx इज इक्वल्स टू dV। तो यहाँ पे E dx इक्वल्स टू dV को क्या लिख सकते हो, माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस है ना बच्चों, और क्योंकि एक्स एक्सिस में ही चल रहा है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर आप वेक्टर फॉर्म में निकलना चाहते हो तो वैसे भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन दोनों साइड से हटा दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कितना आ जाएगा बच्चों,
माइनस dv बाई dx। अच्छा, ये वन डायमेंशनल था, एक्स एक्सिस में था, इसलिए मैंने आई कैप लिख दिया। अगर थ्री डायमेंशनल होती हमारी फील्ड, अगर थ्री डायमेंशनल होती तो हम इसी को ऐसे लिखते हैं, इस रिलेशन को, फॉर थ्री डायमेंशनल फील्ड, फॉर थ्री डायमेंशनल फील्ड। इसी फॉर्मूले को कैसे लिखा जाता बच्चों, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बताया जाता। अगर आपके पास पोटेंशियल दिया है तो dv बाई dx से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, और अगर आपके पास थ्री डायमेंशनल फील्ड होती तो फिर आप इसको ऐसे निकाल लेते, डेल v बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल v बाई डेल वाई जे कैप। पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं ना बच्चों, पार्शियल डिफरेंशिएशन पहले एक्स एक्सिस में अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, वाई में अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, और जेड में अलग करेंगे, उसका वेरिएशन देखेंगे, फिर तीनों को मर्ज कर देंगे तो थ्री डायमेंशनल आपको फील्ड मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर पोटेंशियल गिवन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप थ्री डायमेंशनल उससे निकाल सकते हैं बच्चों, है ना, फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो डेल पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो डेल वी और बाई डेल एक्स आई कैप, डेल वी बाई डेल वाई जे कैप, और डेल वी बाई डेल जेड के कैप, और माइनस साइन तो बाहर रहेगा ही, है ना बच्चों। तो आई होप आपको रिलेशन समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी मैं निकाल सकता हूँ, इंटीग्रल ई डॉट डी आर विथ नेगेटिव साइन। और अगर मुझे पोटेंशियल पता है तो डीवी बाई डी एक्स, या ये थ्री डायमेंशनल का फॉर्मूला निकाल के मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। और बच्चों ये ऐसा ही रिलेशन है जैसा रिलेशन आपने किसके बीच में पढ़ा था, याद करो भाई, वर्क डन या कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में जो रिलेशन होता था, याद करो मैंने रिवीजन में आपको बताया था, वैसा ही रिलेशन पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि जो काम वेक्टर क्वांटिटी में फोर्स करता है वो यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी में पोटेंशियल एनर्जी करती है, और जो काम वहां पे वेक्टर क्वांटिटी में +1 कूलम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया गया था, यहाँ वो +1 कूलम के लिए किसके लिए डिफाइन किया गया है, पोटेंशियल को, स्केलर क्वांटिटी के लिए। तो आपको पता है कि रिलेशन बिल्कुल सेम आते हैं, है ना बच्चों। तो आई होप ये क्लियर है, इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम इसके आगे भी समझते हैं कुछ चीजों को। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो dv बाई dx आया है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन चेंज इन लेंथ, है ना। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट, वोल्ट, और चेंज इन लेंथ की यूनिट होती है बच्चों क्या चीज, मीटर। तो देखो वोल्ट पर मीटर, या फिर इसी को ऐसे भी लिख सकते हो वोल्ट मीटर इनवर्स, है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक यूनिट आपकी फोर्स अपॉन चार्ज से यूनिट आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो यूनिट क्या थी, न्यूटन पर कूलम, और एक यहाँ से पोटेंशियल के रेट ऑफ चेंज से आती है जो कि वोल्ट पर मीटर है ना। और आप ध्यान से देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर है, नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी जब भी लेंथ के साथ आपका चेंज होता है किसी क्वांटिटी का बच्चों, तो उसको ग्रेडियंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, हम ऐसा बोल सकते हैं। याद करो आप लोगों ने अगर 11th क्लास में पढ़ा हो तो आपने जब बच्चों पढ़ा था वो हीट वाला टेम्परेचर, हीट वाला जब चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पे आपने टेम्परेचर ग्रेडियंट पढ़ा था कंडक्शन में, क्योंकि वहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू लेंथ देखा जाता था। फिर आपने फ्लूइड्स वाले चैप्टर में वेलोसिटी ग्रेडियंट पढ़ा था, तो वहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। तो जैसे कि आप लोगों ने फ्लूइड्स में वेलोसिटी ग्रेडियंट पढ़ा है, वहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू लेंथ आता था। तो जहां भी आपको किसी चीज का रेट विद रिस्पेक्ट टू लेंथ आए वो बच्चों हमेशा ग्रेडियंट कहलाता है। जैसे आप सिर्फ रेट बोल देते हो तो आप समझ जाते हो कि टाइम के रेस्पेक्ट में बोला गया है, वैसे ही आप जब आप ग्रेडियंट बोलोगे तो आप समझ जाना कि विद रिस्पेक्ट टू चेंज किसके देखा गया है, लेंथ के। तो देखो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे डिफाइन भी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, या फिर नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। उसी को डायरेक्टली बोलने का तरीका है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी बच्चों। इसके बाद एक बात और ध्यान देंगे, जो इसमें नेगेटिव साइन है ये क्या बता रहा है, एक्चुअली में ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल है विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ, वो नेगेटिव है, नेगेटिव। तो नेगेटिव रेट का मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है
जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल का मैक्सिमम डिक्रीज है, मैक्सिमम डिक्रीज, वो डायरेक्शन आपका क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, है ना। इसको देखो यहाँ पे मैं प्रूफ करके ही बताता हूँ आपको, कैसे मैं समझाता हूँ इस बात को। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास कैपिटल क्यू चार्ज है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो बच्चों ऐसे निकलती है, इसकी डायरेक्शन तो आप जानते हो, लेकिन हम प्रूफ करते हैं पहले। तो मैंने क्या बोला कि नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो होगी जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल घट रहा है, रेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब आप एक बात बताएं कि अगर मैं यहाँ पे ए पॉइंट मान लूं और यहाँ पे बी पॉइंट मान लूं, तो आप लोग मुझे बता सकते हो कहाँ का पोटेंशियल ज्यादा है, कहाँ का कम है। ये वी ए का पोटेंशियल ज्यादा है, सॉरी वी बी का पोटेंशियल ज्यादा है कि वी ए का पोटेंशियल ज्यादा है। तो हमें पता है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर, मतलब जिसकी डिस्टेंस ज्यादा उसका पोटेंशियल कम, और जिसकी दूरी क्यू चार्ज से कम उसका पोटेंशियल ज्यादा। यानी क्यू चार्ज से पास वाला पॉइंट कौन है बच्चों, वी बी। तो बी का पोटेंशियल ज्यादा है और ए की दूरी ज्यादा है, तो इसका पोटेंशियल कम है, मतलब वी बी इज ग्रेटर देन वी ए। तो आप देखो बी से ए जब जा रहे हो, बी से ए जाने पर पोटेंशियल कम हो रहा है कि बढ़ रहा है बेटा, पोटेंशियल कम हो रहा है, पर यूनिट लेंथ पोटेंशियल डिक्रीज करता जा रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है, क्योंकि ए का पोटेंशियल कम है और बी का पोटेंशियल ज्यादा है। तो जिस डायरेक्शन में, नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, उसी डायरेक्शन में हमारी किसकी बच्चों डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की डायरेक्शन में आपकी क्या होती है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो ये ऐसी तो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटवर्ड, भाई पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंफिनिटी में टर्मिनेट होती है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी पे जा रही है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये आपका हाइयर पोटेंशियल का पॉइंट है बी, और ये आपका लोअर पोटेंशियल का पॉइंट बी है। तो हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा याद रखिएगा बच्चों, फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और ये चीज बता रहा है, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब यही है कि जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम डिक्रीज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, सॉरी पोटेंशियल का, उस डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक, आप चाहो तो इसको वेरीफाई कर सकते हो नेगेटिव चार्ज के लिए भी। अब आप ध्यान से देखें, नेगेटिव चार्ज के लिए भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जानते हैं, लेकिन हम यहाँ पे वी बी लिख लेते हैं और यहाँ पर वी ए लिख लेते हैं। तो अब आप बताओ किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। देखो बच्चों, नेगेटिव चार्ज का जो पोटेंशियल होता है वो माइनस के क्यू बाई आर होता है। तो जिसकी दूरी ज्यादा है उसका मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल कम होगा, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ है, और जिसकी दूरी कम है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो पोटेंशियल का ज्यादा होगा, लेकिन नेगेटिव साइन है। तो नेगेटिव साइन के साथ बड़ी वैल्यू, मतलब नेगेटिव साइन के साथ जब बड़ी वैल्यू होती है तो एक्चुअल में वो छोटा होता है, और नेगेटिव साइन के साथ छोटी वैल्यू वो बच्चों बड़ी होती है। क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, इसलिए यहाँ पर बी का पोटेंशियल कम हो जाएगा, किससे बच्चों, ए से। तो हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज के लिए बी का पोटेंशियल ए के पोटेंशियल से कम है, लेस है। तो आप क्या डायरेक्शन क्या होती है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है। तो अब ए से बी जाने पे पोटेंशियल घट रहा है कि बी से ए जाने पर, देखो ए वाला हाइयर है, बी वाला लोअर है, ये हाइयर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है। तो ऑब्वियस सी बात है, हाइयर से लोअर जाने पे ही आपका पोटेंशियल गिर रहा होगा, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो टुवर्ड्स द चार्ज हो गई। तो ऐसे ही तो होता है, नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो टुवर्ड्स द चार्ज होती है, वो माइनस क्यू पे ही टर्मिनेट करेगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हमें नेगेटिव साइन बताता है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम डिक्रीज इन मैक्सिमम डिक्रीज इन पोटेंशियल होगा, उस डायरेक्शन में जिसमें मैक्सिमम रेट डिक्रीज होगा, उसी डायरेक्शन में आपका कौन होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आई होप आपको ये वाले पॉइंट्स क्लियर है। तो देखो बच्चों, जो हम यहाँ पे समझ रहे थे उसको हम पॉइंट वाइज लिख लेते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे आप चाहो तो फर्स्ट पॉइंट लिख लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे इसको कि इलेक्ट्रिक फील्ड at any point, electric field at any point is equal to the negative of
is equal to the negative of the potential gradient, negative of the potential gradient, that is rate of change of potential with respect to लेंथ या डिस्टेंस, जो आपको बोलना डिस्टेंस है ना बच्चों। और यहाँ पे आप सेकंड पॉइंट लिख सकते हो, द नेगेटिव साइन, साइन के बारे में लिख लो, द नेगेटिव साइन, द नेगेटिव साइन, द नेगेटिव साइन shows that the direction of electric field is in the direction of decreasing potential, ठीक। और थर्ड पॉइंट आप लिख लोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फ्लो, मतलब ये जो डायरेक्शन है तो हमेशा इसको ऐसे याद रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इसको भी याद रखेंगे आप हमेशा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल क्या करता है, ये लोअर लिखा हुआ है ना, तो लोअर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो आई होप आपको क्लियर होगा, है ना, और रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आया होगा। तो देखिए बच्चों, अब हमने रिलेशन तो पढ़ लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में, तो जल्दी से हम ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। आपसे ये बोला गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 2 डायमेंशनल है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, बोला गया एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप, और ये आपसे बोला गया है कि ए से बी हम ट्रेवल कर रहे हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो ए का पोटेंशियल आपको दिया है उस रीजन में। ए पर पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट, और ए के कोऑर्डिनेट्स 1,2 है, जबकि बी के कोऑर्डिनेट्स आपके 2,5 है, और बी पे क्या पोटेंशियल है ये नहीं पता, तो आपसे बोला गया कि बी पे पोटेंशियल बताइए, फाइंड द पोटेंशियल एट बी। तो बच्चों अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दी जाती है और हमें पोटेंशियल निकालना होता है, तो हमारे पास मैंने अभी आपको रिलेशन बताया है कि भाई डेल्टा वी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर, ऐसा कर लो। अब देखो डेल्टा वी क्या है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, लेकिन ये माइनस साइन इधर ले आओ तो आप इसको वी इनिशियल माइनस वी फाइनल कर सकते हो, है ना, मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ से माइनस साइन हटा लें तो वी इनिशियल माइनस वी फाइनल करेंगे। तो इनिशियल पॉइंट क्या है बच्चों, ए माइनस फाइनल पॉइंट बी। तो देखो बच्चों ये फाइनल माइनस इनिशियल है, लेकिन मैंने इनिशियल माइनस फाइनल लिख दिया है, तो अब यहाँ पे माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं है, तो माइनस साइन मैंने हटा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपको कितना दिया है, एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप, और बच्चों डी आर वेक्टर को डॉट क्या लिख सकते हो आप, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। और अगर ये 3 डायमेंशनल होता तो हम डी जेड के कैप भी करते, लेकिन 2 डायमेंशनल इसलिए करने की जरूरत है नहीं। अब आप इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको पता है ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर प्लस इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो इंटीग्रल वाई डी वाई। अब देखो बच्चों कहाँ से करना है, तो x की लिमिट कहाँ से जा रहा है, a से b जा रहा है ना, तो x का कोऑर्डिनेट a पर 1 था और b पर 2 है, तो x की लिमिट 1 से 2 हो गई, और यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट 2 है, सॉरी y का कोऑर्डिनेट 2 है, और यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट 5 है, तो y 2 से 5 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये x क्यूब बाई 3 और यहाँ पर 1 to 2 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, और ये लिमिट हो जाएगी बच्चों 2 to 5, है ना। अब आप फर्दर अगर सॉल्व करोगे तो VA कितना दिया है 10 वोल्ट, माइनस VB तो निकालना है,
और इज इक्वल्स टू, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 का क्यूब 8, तो बच्चों 8/3 माइनस 1 का क्यूब 1, तो 1/3 आ गया, और बीच में प्लस साइन, और 5 का स्क्वायर आपको पता है 25/2 माइनस 2 का स्क्वायर भी आपको पता है 4/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो दिस बिकम 7/3 प्लस दिस विल बिकम 21/2 बच्चों। इसका फर्दर एलसीएम ले लो तो ये 6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 14, और प्लस ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 63 हो जाएगा, है ना बच्चों, 63। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 63। तो 14 प्लस 63 कितना हो जाएगा, तो बच्चों ये हो गया 5 और ये हो गया 7, तो 75, सॉरी मैंने गलत कर दिया, ये 77 हो जाएगा और डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। तो देखो 10 माइनस वीवी ये बचा, तो वीवी को उधर ले जाओ तो वीवी आपका प्लस हो जाएगा, और ये वाला क्वांटिटी इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 10 माइनस 77/6 विच इज इक्वल्स टू 60 माइनस 77/6। तो बच्चों ये हो जाएगा -17/6 वोल्ट। तो ये है आपका आंसर। दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट बी। आई होप क्लियर होगा कि कैसे हमने सॉल्व किया है। तो बच्चों आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे पोटेंशियल गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पोटेंशियल है, मतलब यहाँ पे वोल्ट लिख देना चाहिए था, यूनिट नहीं लिखी मैंने। पोटेंशियल दिया है एक्स स्क्वायर वाई जेड, मतलब 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये तो आपको समझ में आ गया। v पोटेंशियल दिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है इस पॉइंट पर 1, 2, 3 पर। तो करना क्या है कि भाई 3 डायमेंशनल फील्ड है तो 3 डायमेंशनल वाला फॉर्मूला लगाओ। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है अभी रिलेशन में कि जब भी आपके पास पोटेंशियल दिया हो तो 3 डायमेंशनल फील्ड निकालने का तरीका ये होता है, उसका फॉर्मूला ये होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई कैप प्लस पार्शियल differentiation with respect to y j cap plus partial differentiation of potential with respect to z k cap, है ना। अब इसको आप सॉल्व कर लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन आप जानते हो वैसे भी, है ना बच्चों। तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पर। तो जब आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो सिर्फ x को वेरिएबल मानो, बाकी सबको कांस्टेंट मान लो। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x तो हो जाएगा 2x और y z वैसी की वैसी, और ये आई कैप प्लस अब y के रेस्पेक्ट में तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y 1 होता है, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर जेड जे कैप और प्लस z का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z तो वो भी 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई के कैप। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपका आ जाएगा, माइनस साइन यहाँ पे, x की वैल्यू बच्चों कितनी रखना है 1, y की 2 और z की 3, तो यहाँ पे 1 रखें तो 2 × 1 2, y की वैल्यू 2 लिखें तो 2 × 2 4 और z की वैल्यू 3 लिखें तो 4 × 3 12, तो ये हो जाएगा 12 y कैप प्लस एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये बचेगा सिर्फ 2 × 1 2 जे कैप प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर 1 और y बच्चों 3 तो 3 के कैप। तो दिस इज द आंसर टू अवर प्रॉब्लम। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों किस पॉइंट पर 1, 2, 3 पर ये है 12 y कैप 2 j कैप प्लस 3 k कैप विथ नेगेटिव साइन बाहर, मतलब -12 y कैप -2 j कैप और 3 k कैप। तो आई होप आपको ऐसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। हालांकि जब मैंने आपको रिवीजन कराया था पोटेंशियल और रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स तो ऐसे ही क्वेश्चन उनमें भी बनते थे, वो सेम पैटर्न के क्वेश्चन है क्योंकि सेम रिलेशन है, तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा वहां अप्लाई किया था वैसे यहाँ अप्लाई करो, आपके बिल्कुल क्वेश्चंस बन जाते हैं अच्छे से। तो बच्चों यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स रखने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ध्यान नहीं दिया मैंने। तो देखो ये तो सही आया है, x की वैल्यू अगर आप 1 लोगे तो ये 2 × 1 2 और 2 लोगे तो 2 × 2 4 4 × 3 12, है ना। यहाँ पे आप देखो x की वैल्यू 1 इसका स्क्वायर 1 बचेगा और z 3 है तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो यहाँ 3 आएगा j कैप के साथ, और k कैप के साथ x स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और y की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे ये 2 आएगा, है ना। तो सुधार लेना, कोऑर्डिनेट्स गलत लिखे थे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा कि इस तरीके के सवाल क्या करते हैं। तो इसका आंसर 12 y कैप प्लस 3 j कैप प्लस 2 k कैप है ना। तो ध्यान रखें ये थोड़ी सी अपने से गड़बड़ हो गई थी, तो कोऑर्डिनेट बिल्कुल सही तरीके से रखेंगे तो आपको आंसर बिल्कुल सही मिल जाएगा।
तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये ओरिजिन माना गया है। एक्स एक्सिस पे दो पॉइंट चूज किए गए हैं, एक क्यू पॉइंट एक पी पॉइंट। इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल भी है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, पोटेंशियल कितना है, ये हमें नहीं पता। लेकिन x1 दूरी पर आपका q पॉइंट है और x2 दूरी पर p पॉइंट है, और दोनों जगह पे -qm चार्ज को रखा गया। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो इन पे फोर्स लगेगा। अब आपको पोटेंशियल तो नहीं बताया गया है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बताई गई है, लेकिन पोटेंशियल वर्सेस एक्स का ग्राफ दिया गया है। तो इस तरीके से वेरी कर रहा है पोटेंशियल इन दो पॉइंट्स पर। तो क्यू पॉइंट पर x1 दूरी पर ये वैल्यू होगी पोटेंशियल की जो भी है, और p वाले पॉइंट पर x2 दूरी पर ये वैल्यू है, ठीक। और आपसे बोला गया है कि इन दोनों पॉइंट्स पर q एंड p पर क्या डायरेक्शन होगी, किसकी बच्चों, आपके फोर्स की, जो इन दोनों चार्जेस पे फोर्स लग रहा होगा दोनों पॉइंट्स पर। तो आपको ऑप्शन भी दिए हैं, बैकवर्ड बैकवर्ड, बैकवर्ड फॉरवर्ड, फॉरवर्ड फॉरवर्ड, है ना। बी ऑप्शन फॉरवर्ड फॉरवर्ड, सी ऑप्शन बैकवर्ड फॉरवर्ड, और डी ऑप्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड। तो लेट्स चेक कि क्या आंसर होगा आपको। अब ध्यान से देखो बच्चों, तो जब भी आपको ग्राफ दिया करे ना, तो दो चीजें के बारे में जरूर सोचा करो, एक तो उसका स्लोप और दूसरा एरिया। तो अगर यहाँ पे इसके स्लोप की बात की जाए तो स्लोप क्या होता है भाई, किसी वाई एक्स कर्व का dy बाई डी एक्स। यहाँ पे dy बाई डी एक्स तो नहीं होगा, यहाँ पे y की जगह पोटेंशियल है और x की जगह x है, तो यहाँ पे ये जो स्लोप है vx कर्व का वो dv बाई dx होगा। अच्छा, ये तो पोटेंशियल ग्रेडियंट है इसका मतलब, यानी कि vx का जो कर्व है वो हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट देता है। क्या देता है बच्चों, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाए तो मैं फोर्स की डायरेक्शन बता सकता हूँ बहुत इजीली। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर कि लेट्स सपोज आपका यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे कि ये मान लीजिए स्लोप निकालना है ना, तो Q वाले पॉइंट पर फॉर पॉइंट Q, अगर Q वाले पॉइंट के लिए देखें तो यहाँ पे ये जो स्लोप है बच्चों, अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है ई क्यू, अगर देखें Q पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो है माइनस डी वी बाई डी आर डी एक्स। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट होती है ना, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये तो रिलेशन हमने पढ़ा है अभी। और ये स्लोप है, तो देखो क्यू पॉइंट पे जो स्लोप है बच्चों, ये स्लोप कैसा है, पॉजिटिव की नेगेटिव, तो ये एक्यूट एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो इसका स्लोप पॉजिटिव होगा। मतलब डीवी बाई डी एक्स जो स्लोप है इसकी वैल्यू क्यू पॉइंट पे पॉजिटिव है, तो माइनस और स्लोप इसका पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है बच्चों, नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव, यानी क्यू पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे की डायरेक्शन है, पीछे की डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो क्योंकि यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रखा है, तो आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। मतलब माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स ऐसे लगेगा, इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में। तो दिस इज फोर्स ऑन क्यू पॉइंट, नेगेटिव चार्ज है ना, तो उस पर फोर्स कैसा लगेगा बच्चों, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। तो क्यू पर अगर बैकवर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स कैसा लगेगा, फॉरवर्ड। यानी पहली चीज तो आ गई कि क्यू पर जो फोर्स है वो फॉरवर्ड है, तो सी ऑप्शन नहीं हो सकता और ए ऑप्शन नहीं हो सकता, बी और डी में ही कोई होगा। तो अब देखो सेकंड चेक करते हैं पी पॉइंट पर। तो अगर आप पी पॉइंट पे चेक करें फॉर पॉइंट पी, तो पी पे चेक करने पर E एट पी इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। अब यहाँ पे देखो पॉइंट पी पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो आपका स्लोप कैसा बन रहा है बच्चों, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, तो ये स्लोप नेगेटिव है, तो माइनस नेगेटिव। और अगर ऐसा है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, पॉजिटिव आई पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन लगेगा। तो फोर्स ऑन पॉइंट पी जो होगा माइनस क्यू पर, वो बच्चों बैकवर्ड हो जाएगा। यानी ये फॉरवर्ड हो गया यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन, और यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन पी पर बैकवर्ड है, तो फॉरवर्ड बैकवर्ड। पहले क्यू का बताना था फिर पी का, मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, डी वाला ऑप्शन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के ग्राफिकल क्वेश्चन को। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें बोला गया है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स के वर्सेस में ग्राफ ड्रॉ किया गया ऐसा 20 न्यूटन कूलम 4 मीटर 5 मीटर, और फाइनल पोटेंशियल आपको निकालना है, इनिशियल पोटेंशियल आपका 10 वोल्ट है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब यहाँ पे देखो बच्चों, हमें रिलेशन पता होता है कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो आपको याद होगा हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एक रिलेशन पढ़ा था, वो क्या था, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू
नेगेटिव ऑफ इंटीग्रल ऑफ ई डी एक्स, है ना बच्चों। तो ये हमने इक्वेशन पढ़ी हुई है इंटीग्रल ई डी एक्स। अब इसका क्या मतलब है इंटीग्रल ई डी एक्स, तो आपको याद होगा बच्चों कि जब आप इंटीग्रल वाई डी एक्स करते हो तो एक्चुअली में ये इंटीग्रेशन देता क्या था, इंटीग्रल वाई डी एक्स जब आप करते थे तो ये आपको एरिया अंडर वाई एक्स कर्व देता है, एरिया अंडर वाई एक्स कर्व। भाई यही तो था इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, तो यही था। मतलब इंटीग्रल अब वाई की जगह देखो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी वाई को रिप्लेस करो इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो इंटीग्रल ई डी एक्स एक्चुअली में ई वर्सेस एक्स के कर्व का एरिया देना चाहिए। तो इंटीग्रल ई डी एक्स आपको क्या देगा, एरिया अंडर ई एक्स कर्व। तो हमें ई एक्स कर्व तो दिया बच्चों, और एरिया इसका निकल आएगा, देखो सिंपल, एक रेक्टेंगल एक ट्राइंगल के फॉर्मूले लगाकर, यानी कि ये चीज आपका एरिया अंडर ई एक्स कर्व है। तो हम यहाँ पे पोटेंशियल लिख सकते हैं डेल्टा वी फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ, ये क्या है बच्चों, एरिया अंडर ई एक्स कर्व। तो ये एरिया निकाल लो, तो पहले ये रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, तो 20 इंटू 4, इसकी विड्थ 20 है और ये लेंथ 4 है, तो 20 इंटू 4 प्लस ये वाला एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस वो 4 और 5 मीटर के बीच की दूरी तो 1 है, और हाइट बच्चों इसकी 20 है, तो 20 कर लेते हैं यहाँ पर। अच्छा ये आपका 80 हो जाएगा, और ये 2 से ये कैंसिल, तो ये 10, तो ये 80 प्लस 10 90 हो जाएगा। अच्छा माइनस को इधर ले आओ, अगर माइनस साइन को आप इधर ले आओगे तो ये v इनिशियल माइनस v फाइनल हो जाएगा इज इक्वल्स टू, और माइनस इधर चला गया तो ये 80 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 90। अच्छा v इनिशियल आपको 10 वोल्ट दिया है, माइनस v फाइनल निकालना है, और ये 90 है, तो v फाइनल उधर जाएगा, तो v फाइनल इज इक्वल्स टू 10 माइनस 90 विच इज इक्वल्स टू माइनस 80 वोल्ट। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो फाइनल पोटेंशियल आपका माइनस 80 वोल्ट है। स्टूडेंट्स ये आपके पास एक क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है। इसमें बोला गया है कि 2 चार्जेस, एक Q है और एक -2Q है, आर प्लेस्ड एट 0,0 6,0 रेस्पेक्टिवली। मतलब Q जो है वो 0,0 पे रखा गया है, और जो आपका -2Q है वो 6,0 पे प्लेस्ड है ना, रेस्पेक्टिवली बोला गया है। फाइंड द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स हैव जीरो पोटेंशियल इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आपको ऐसे पॉइंट्स बताने हैं, ऐसे जितने भी पॉइंट्स पॉसिबल हैं वो सारे पॉइंट्स के बारे में बताना है जहां पे पॉइंट पोटेंशियल जो है बच्चों वो जीरो है। तो देखें ये लोकस वाले सवाल कैसे करते हैं और उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए पहले तो हम वो बना लेते हैं भाई डायग्राम, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, दो कोऑर्डिनेट्स हैं इसलिए एक्स और वाई एक्सिस। तो ये बच्चों ओरिजिन है 0,0, तो यहाँ पर आपका Q चार्ज प्लेस्ड है और यहाँ कहीं पर आपका -2Q चार्ज है। तो ये वाला जो आपका हो गया 6,0 है ना, इसका मतलब इन दोनों चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन है वो कितना है बच्चों, वो हम मान सकते हैं कि 6 है ना। तो आई होप ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब हमें उन सारे पॉइंट्स का लोकस ढूंढना है जिस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो है। तो आप कोई भी स्पेस में एक पॉइंट मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट P है जिस पर पोटेंशियल जीरो होता है और उसका कोऑर्डिनेट x, y है। तो अगर हमें x और y के बीच में रिलेशन मिल जाए तो हम बता देंगे कि ऐसी कौन सी लाइन है, कौन सा लोकस है, ये रिलेशन मिल जाएगा। तो हम बता देंगे कि उन सारे पॉइंट्स पर उस लाइन के उस जो भी ग्राफ रिलेशन आएगा उस रिलेशन के अकॉर्डिंग हर पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होगा। P पे हम पोटेंशियल जीरो मानेंगे, तो P एक ऐसा पॉइंट है, अभी जनरल पॉइंट ले लेते हैं, फिर हमारा निकल आएगा x, y, और हम यहाँ मान लेते हैं कि P पर पोटेंशियल लेट सपोज जीरो है, क्योंकि हमें तो वही तो बताना है, ऐसे सारे पॉइंट्स का लोकेशन बताना है जिस पर पोटेंशियल जीरो है। अब आप इस Q से ये कितनी दूरी पर है ये निकालना है, और ये जो P वाला पॉइंट है इस -2Q से कितनी दूरी पर है ये हमें बताना है। तो ये कैसे निकालेंगे बच्चों, तो ध्यान से देखो, आप यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो देखो ये वाला जो पॉइंट है P, ये वाली लाइन तो y हो गई, और ये वाली दूरी बच्चों P पॉइंट की x में, ये x के बराबर है क्योंकि कोऑर्डिनेट्स x, y है, ये तो आप समझते ही हो ना। और ये वाली दूरी -2Q से ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था उसकी दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल 6 था और ये x है, तो ये आपका 6 - x हो गया।
ठीक बच्चों, तो आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर होगा। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि हमें तो भाई पोटेंशियल चाहिए, है ना, तो वो हमें निकालना है, तो वो हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर पोटेंशियल को जीरो करना है ना, तो ऐसे पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो। तो वीपी पी पॉइंट पर पोटेंशियल हमेशा कितना होगा, जीरो। अब वी पी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, तो क्यू के कारण कितना होगा। अगर ये एक्स है ये वाई है, तो ये वाली दूरी आप लिख सकते हो बच्चों कितना, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, है ना। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये हाइपोटेनिस है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। और वैसे ये वाली दूरी भी आप लिख सकते हो -2q से, जो p की दूरी है, तो इसका वाई स्क्वायर प्लस ये बेस है, तो ये हो जाएगा 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हमने लिख लिया। अब पॉइंट P पर आप जीरो करो पोटेंशियल, तो P पॉइंट पर दो चार्जेस की वजह से पोटेंशियल है, Q की वजह से और एक -2q की वजह से। तो Q की वजह से कितना होगा बच्चों, पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होता है r दूरी पर, KQ, है ना बच्चों, KQ बाई r, और ये दूरी जो है वो कितनी है r, मतलब यहाँ पर ऐसा लिख लेना चाहिए। तो Q यहाँ पर कैपिटल नहीं स्मॉल q है ना, ये KQ है। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका रूट ओवर ये इसकी दूरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पे एक और चार्ज के कारण पोटेंशियल है -2q, तो -2q के कारण जो पोटेंशियल है वो ऐड होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस मतलब प्लस होगा, लेकिन ये माइनस के कारण पोटेंशियल जो है यहाँ माइनस होगा, तो माइनस लिखना पड़ेगा। तो माइनस के 2q, है ना, 2q से माइनस आया ये, अपॉन रूट ओवर कितना बच्चों, इसका कितना है, वाई स्क्वायर प्लस 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये अपन को समझ में आ गया, और इट इज इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो है तो देखो बच्चों यहाँ से क्या ले जाओगे, इसको इधर ले जाओ तो ये प्लस में आ जाएगा आपका, है ना। तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2kq, ये उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से KQ और KQ कैंसिल हो जाएगा। फिर आपको इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ये इधर चला जाएगा, तो ये बचेगा यहाँ पर बच्चों वाई स्क्वायर प्लस 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इक्वल्स टू ये इधर आ जाएगा, ये 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। अब इसमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो हम यहाँ पे कर देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर हम दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायरिंग से हमें क्या मिलेगा, ये रूट हट जाएगा, है ना। तो ये बचा वाई स्क्वायर प्लस इसका ब्रैकेट ओपन कर दो, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6, तो 12 इंटू एक्स, 2ab ना, -2ab, तो मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, और इधर करोगे तो ये रूट हट जाएगा, ये 2 से 4 हो जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 का और मल्टीप्लाई होगा, तो 4 इंटू वाई स्क्वायर। अब बच्चों इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को आप उधर ले जाओ, तो ये वाई स्क्वायर उधर जाएगा, एक्स स्क्वायर उधर जाएगा, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 3x स्क्वायर बचेगा, प्लस 4 वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये आपका 3y स्क्वायर बचेगा। उसके बाद फिर ये 12x उधर ले जाओगे तो आप ये 12x का वैल्यू प्लस में आएगा, है ना, और 36 को यहीं रहने दो, तो इक्वल्स टू ये 36 हो जाएगा। इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखो बच्चों यहाँ से 3 कॉमन करके 3 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो हर टर्म को आप 3 से कैंसिल आउट कर दो, तो 3 से कैंसिल आउट करने के बाद ये बचेगा एक्स स्क्वायर, ये बचेगा वाई स्क्वायर, ये बचेगा 4x इज इक्वल्स टू बचेगा 12। तो देखिए स्टूडेंट, सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास इक्वेशन आई, तो ये वो एक्स वाई का रिलेशन है जिस पर सारे के सारे पॉइंट्स मिलेंगे जहां पर आपका पोटेंशियल जीरो होगा। लेकिन इसको थोड़ा सा और महसूस करने के लिए, फील लेने के लिए, हम देखते हैं कि ये इक्वेशन है किस चीज की। तो आप अगर मैथ्स सब अगर आपको आती है, मैथ्स वाले जो स्टूडेंट हैं वो तो समझ गए होंगे शायद कि ये इक्वेशन किसकी होनी चाहिए। तो ये एक्चुअली में सर्कल की इक्वेशन है, और जिसको समझ में नहीं आया तो मैं अभी आपको बता देता हूँ, तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि ये किसकी इक्वेशन है बच्चों, सर्कल की इक्वेशन है। तो आप एक काम करें कि इस इक्वेशन में बोथ साइड
4 ऐड करें, उससे आपको सर्कल की इक्वेशन दिखाई देगी, है ना। वैसे ये इक्वेशन आ गई और यहाँ से ये पता चल जाता है सर्कल, लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं हम, है ना, जो फॉर्म में आप जानते हो। तो देखो अभी जिसको समझ में नहीं आ रहा समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो आप ऐसा करते हैं हम कि ऐड 4 बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। तो इक्वेशन के बोथ साइड आप 4 को ऐड करो। तो जब आप 4 ऐड करोगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा बच्चों, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 4x को x के साथ लिख लो, तो ये 4x और प्लस 4, मैंने 4 ऐड कर दिया ना, और यहाँ पर प्लस वाई स्क्वायर तो बचे ही है, और इज इक्वल्स टू ये 12 प्लस 4। तो ये 12 प्लस 4 दोनों साइड ऐड करना पड़ेगा ना, तभी तो इक्वेशन सेम रहेगी। तो 12 प्लस 4 ये हो जाता है बच्चों 16। तो देखो इसको क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर 4x और इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर और 2 इंटू 2 इंटू एक्स है ये, तो ये ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी और ये प्लस बी स्क्वायर, इस टाइप का बन गया। बी की वैल्यू 2 है और ए की वैल्यू x है ना, ये समझ पा रहे होगा आप। इस वाले को टर्म को देखो आप, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये ए एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर है। आप x प्लस 2 का होल स्क्वायर निकालो तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 आ जाएगा, है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर, और ये 16 को लिख सकते हैं 4 स्क्वायर। तो देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इक्वेशन ऑफ सर्कल का, इक्वेशन ऑफ सर्कल का। आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म है ये किसका बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल वो कैसी होती है तो मैं आपको बता देता हूं। वो इस टाइप का होता है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर, ऐसा। तो इसका जो सेंटर होता है बच्चों, सेंटर वो याद रखेंगे, वो ये माइनस में जो है ये एच कॉमा के है, एच कॉमा के। तो ये सेंटर की वैल्यू होती है एच कॉमा के, और रेडियस आपका स्क्वायर है तो रेडियस आप समझ ही जाओगे, ये इक्वल्स टू, यहाँ पे प्लस लिख दिया मैंने दो के से। तो स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसका सेंटर एच कॉमा के होता है। तो आप इसमें देखो ये भी एक इक्वेशन ऑफ सर्कल है, और इस सर्कल में जो सेंटर है बच्चों, सेंटर की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ h की जगह -2 है, देखो बीच में माइनस होना चाहिए तो प्लस है, तो इसको लिखेंगे -2। तो h की जगह -2 है तो इसका सेंटर -2 कॉमा, और k की जगह देखो बच्चों y के साथ -0 है ना, y -0 का होल स्क्वायर y स्क्वायर होता है। तो आपका y का वैल्यू क्या है, तो इसका मतलब ये वैसा सर्कल है जिसका सेंटर -2, 0 है, और रेडियस देखो बच्चों 4 का स्क्वायर, तो रेडियस 4 है। यानी कि ऐसा सर्कल जिसका सेंटर -2, 0 पर है और उसका रेडियस 4 है, तो ऐसे सर्कल में जितने भी पॉइंट्स आएंगे, उस सर्कल में जितने भी पॉइंट्स आएंगे, उन सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, 0। मतलब पूरे सर्कल पे पोटेंशियल कितना होगा, 0 पोटेंशियल। तो लोकस मिल गया आपको, which becomes the equation of circle having the center -2, 0 and radius equals to 4 units। तो आई होप बच्चों आपको क्लियर होगा कि ऐसे सवाल कैसे किए जाते हैं। तो लोकस का फंडा आपको क्लियर हो गया होगा।